Assalamu alaikum students. Due to the closure of the live classes in current situation, we are shifting on an online mode for the mathematical methods of physics class. As you know, in our last lecture हमने जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं आपको प्रीवियस दिखाऊं तो हमने ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसमें हमने ये कहा था कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इस फॉर्म की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और उसके बाद फिर मैंने आपको ये 5.30 वाली एग्जाम सैम्पल प्रॉब्लम बताई थी जो पास्ट पेपर्स में भी आई हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और 5.31 मैंने आपको बताया था कि इसी फॉर्म की आपने फॉर द आर सी सीरीज सर्किट ज़रा खुद ट्राई करके देखनी है। तो उसके बाद हमने बर्नौली इक्वेशन उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है जो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी कि बर्नौली इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। यहाँ तक तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस क्यू ऑफ एक्स के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आती है दैट इज़ वाई रेज़ पावर एन। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है इस क्यू ऑफ जो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बर्नौली इक्वेशन बना रही है, इस एक्स्ट्रा टर्म को आप डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पर। वाई रेज़ पावर एन से आपने दोनों तरफ डिवाइड करना है, तो ये लेफ्ट साइड पे आपके पास वाई रेज़ पावर माइनस एन और पी ऑफ एक्स के साथ भी वाई रेज़ पावर, चूँकि उसके पास ऑलरेडी एक वाई है तो ये 1 माइनस एन हो जाएगा। और जो राइट साइड पे क्यू ऑफ एक्स हो वो अकेला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों तरफ डिवाइड किया वाई रेज़ पावर एन से, उस एक्स्ट्रा टर्म से। और उसके बाद पी ऑफ एक्स के साथ ये जो टर्म आ रही है वाई की पावर 1 माइनस एन, इसको हम यू कंसीडर करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन हमने यूज़ करनी है टू मेक इट दिस बर्नौली इक्वेशन अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम इस बर्नौली इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो हमने ये एक सब्स्टिट्यूशन करनी है कि पहले हमने क्यू ऑफ एक्स के साथ जो भी टर्म आ रही होगी उससे हमने डिवाइड करना है दोनों तरफ, और उसके बाद पी ऑफ एक्स के साथ जो टर्म बनेगी इसकी वाई की पावर की, उसको हम यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसको यू कंसीडर कर लिया, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे डेरिवेटिव का तरीका होता है कि जो पावर आ रही होती है वाई की वो हम पहले उतार लेते हैं, पावर को पहले उतारेंगे, पावर में से एक कम करते हैं। ठीक है, जो और साथ आ जाएगा चूँकि हम ये इस तरफ जो यू की तरफ हम डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो राइट साइड पे हम डेरिवेटिव ऑफ वाई ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना, तो साथ डी वाई बाई डी एक्स की टर्म आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एन, पावर पहले उतारी, और वाई की पावर 1 माइनस एन माइनस 1 कैंसिल, तो 1 की वाई इज पावर माइनस एन रह जाएगा, और साथ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डेरिवेटिव के साथ टर्म आएगी। इस सब्स्टिट्यूशन को हम यूज़ करेंगे अपनी अबव इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। और इस इक्वेशन में जब हम यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो वाई रेज़ पावर माइनस एन है, यहाँ पे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है। इस डी वाई बाई डी एक्स को हमने कैसे लिखना है, वाई रेज़ पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये पूरी टर्म जो है वाई रेज़ पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है ये 1 माइनस एन जो इसके साथ टर्म आ रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। सो दिस शुड बी 1 ओवर 1 माइनस एन इंटू डी यू ओवर डी एक्स। तो ये मैंने इस पूरी टर्म की जगह जो यहाँ पे ये जो पूरी टर्म थी वाई रेज़ पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, उसकी जगह ये टर्म हमने यूज़ की है। और साथ पी ऑफ एक्स और वाई की पावर 1 माइनस एन जो है वो आपको पहले ही ऑलरेडी हमने यू को इक्वल लिया था, तो इसको हम यू कहेंगे एंड दिस शुड बी इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ऑलराइट, और उसके बाद डी यू ओवर डी एक्स जो है इसको आप ज़रा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल की तरह बना लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस एन से, सो दैट इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बन जाएगा डी यू ओवर डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी ऑफ एक्स यू, और क्यू ऑफ एक्स के साथ भी ये 1 माइनस एन की टर्म आ जाएगी। तो अब ये जो आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल बना ली है बर्नौली इक्वेशन ने, इस तरह की ये की जो बर्नौली इक्वेशन है इसकी हम एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। ये 5.35 आप ज़रा खुद ट्राई करें, मैं आपको ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑफ 5.35 कराती हूँ ताकि आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए इसके हमने किस तरह से इस बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करना है। जैसे उन्होंने ये कहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स
इंटू अंडर रूट ऑफ वाई। अब आपको ये कैसे पता चले कि ये कौन सी इक्वेशन है? आपको ये क्यू ऑफ एक्स की शक्ल देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। पहले आप इसका ज़रा कंपेरिजन करें ना अपनी डिफरेंशियल क्वेश्चन से। ये जो आपकी डिफरेंशियल क्वेश्चन है ये इस शक्ल की है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई, ये जो साथ इसके एक्स्ट्रा वाई की टर्म आ रही है ये पी ऑफ एक्स वाई को शो कर रहा है, और इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई रेज़ पावर एन। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब क्यू ऑफ एक्स के साथ ये एक्स्ट्रा टर्म आएगी वाई की पावर एन की फॉर्म में, जैसे हमने देखा था यहाँ पे, तो ये बर्नौली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन को हमें पता चल जाएगा यहाँ से कि ये एक बर्नौली इक्वेशन है। तो फिर ये जो एक्स्ट्रा टर्म इसके साथ जो भी आती थी हम क्या करते थे, उसके साथ डिवाइड करते थे दोनों तरफ। तो हम दोनों तरफ ये अंडर रूट वाई जो है, जो एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है क्यू ऑफ एक्स कौन है यहाँ पे, जो आपका एक्स है यहाँ पे, वो बेसिकली आपके क्यू ऑफ एक्स को शो कर रहा है ना। और आपकी जो बाकी की टर्म है एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करिए आपके पी ऑफ एक्स को। ठीक है ना, तो ये यहाँ से आपको देख सकते हैं। अब दोनों तरफ अगर हम डिवाइड करें अंडर रूट वाई की टर्म से, तो ये फॉर्म बन जाएगी ना कि ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये आ जाएगी वाई रेज़ पावर माइनस वन बाई टू, और यहाँ पे भी आ जाएगी जो वाई रेज़ पावर माइनस वन बाई टू और प्लस वन, क्योंकि एक वाई इसके साथ है तो वो बन जाएगा वाई की पावर वन बाई टू, और साथ ही क्यू ऑफ एक्स जो है उसमें एक्स अकेला हो जाएगा। अब ये जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि पी ऑफ एक्स के साथ जो भी टर्म आएगी उसको हम यू कंसीडर करते हैं ना बर्नौली इक्वेशन में। तो जो भी टर्म इसके साथ आ रही है पी ऑफ एक्स के साथ वाई की जो भी टर्म आ रही है वाई रेज़ पावर वन बाई टू, इसको हम यू कंसीडर करेंगे। जब इसको हम यू कंसीडर कर लेंगे, ये जो चीज़ें बीच में मैं करती जा रही हूँ ना, ज़रा एक्सक्लूड करती जा रही हूँ, आप भी आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं उसको। ठीक है, ताकि और कोई मैंने ना यहाँ पे जो भी कुछ ज़रा प्रॉब्लम्स भी आई हैं बीच में, मतलब कोई मिस्टेक्स हैं, उनको भी कहीं कहीं मैंने वो सही की है, तो आप भी अपनी बुक पे उसको सही कर सकते हैं अपने नोट्स के ऊपर। सो यू जो है वो हमने कंसीडर कर लिया वाई रेज़ पावर वन बाई टू। अब दोनों तरफ हम इसको डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। राइट लेफ्ट साइड पे डी यू ओवर डी एक्स बन जाएगा, राइट साइड पे पावर पहले उतारेंगे, पावर में से कम करते हैं जैसे डेरिवेटिव लेने का तरीका होता है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये फॉर्म बन जाएगी। और जब पावर पहले उतार के पावर में से वन माइनस करेंगे तो वन बाई टू माइनस वन जो है माइनस वन बाई टू को शो करेगा ना। अब यहाँ से ये जो आपके पास वाई रेज़ पावर माइनस वन बाई टू की टर्म है, जो वो उसको हम यहाँ पुट करेंगे ना अपनी इक्वेशन में। तो वाई रेज़ पावर माइनस वन बाई टू डी वाई बाई डी एक्स, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा आपके पास, ये टू उधर चला जाएगा, सो दिस वुड बी इक्वल टू टू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हम अपनी इस टर्म में अब यूज़ करेंगे। सो दिस इज टू इंटू डी यू ओवर डी एक्स प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। वाई रेज़ पावर वन बाई टू को तो ऑलरेडी हमने यू कंसीडर किया था, उसकी जगह यू लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ से अब ये टू को हम दोनों डिवाइडेड बाई टू हम दोनों तरफ करेंगे, सो ये इस शक्ल का बन जाएगा। इसके साथ नीचे डिवाइड में टू आ जाएगा और एक्स के नीचे भी टू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब दिस इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम इसको बनाना चाहते थे। पहले ये एक बर्नौली इक्वेशन थी, हमने उससे सब्स्टिट्यूशन करके क्यू ऑफ एक्स के साथ जो भी वाई की टर्म आ रही थी उसके साथ डिवाइड करके दोनों तरफ, और उसके बाद उसकी यू की सब्स्टिट्यूशन करके हमने उसको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली है। अब जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो उसको सॉल्व हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से ही करेंगे, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना आपने, इसका मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का तरीका होता है एक्सपोनेंशियल, ये फार्मूला जो है एक्सपोनेंशियल की ये जो ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, यानी ये फार्मूला आपने पढ़ा था कि जब भी हमने जो निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये फार्मूला होता है एक्सपोनेंशियल और उसके पावर में इंटीग्रल होता है पी ऑफ एक्स डी एक्स। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब पी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास कौन है, जो ये मैंने आपको शुरू में मेंशन कराया था, जो हमारे पास यू के साथ वाली टर्म आ रही है वो बेसिकली आपकी पी ऑफ एक्स है। सो दिस इज़ योर पी ऑफ एक्स, यानी एक्स ओवर टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपकी पी ऑफ एक्स है, तो इसको हम इधर पुट करेंगे और साथ आपके क्या है पी ऑफ एक्स के साथ डी एक्स। तो अब आप ये देखें इंटीग्रल आपने लेना है इस पी ऑफ एक्स की टर्म का, तो कैसे लेंगे, यहाँ पे अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव, ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं। अब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव जो है उसमें किस चीज़ की कमी है वो आप देख लें। अगर क्योंकि ब्रैकेट में वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर माइनस एक्स स्क्वायर का आप डेरिवेटिव लेना होना चाहिए ना ऊपर, अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो ऊपर जो टर्म होनी चाहिए वो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यानी क्या बनता है वो माइनस टू एक्स होना चाहिए ना।
तो ऊपर -2x नहीं बन रहा, खाली x है, तो हम -2 से उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जो टर्म हमें चाहिए होती है मैथ्स में, हम क्या करते हैं उसके मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड। तो हमें -2x चाहिए था ना ऊपर, x तो है हमारे पास, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे। सो दिस वुड बी एक्सपोनेंशियल पावर -1/4। और अब ये वो फॉर्म बन गई, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो अब इसको हम कहते हैं, जब इसका इंटीग्रल लेते हैं नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव का, तो वो ln के साथ आता है, लॉग के साथ, यानी जो आपका log ऑफ बेस 1 के साथ जो होता है। सो log ऑफ बेस 1 है ना ln, तो उसके साथ जब हम लेंगे तो ln ऑफ 1 - x² जो फंक्शन है उसका हम ln होता है ये, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रल लेते हैं, तो जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव का फार्मूला लगाते हैं, दिस वुड बी ln ऑफ 1 - x² बनेगा, जो फंक्शन का ln बनेगा। सो दिस वुड बी इक्वल टू, ये जो आपके पास जो ln की शुरू में जो टर्म आ रही होती है ना लॉग के, वो ln की पावर के ऊपर की तौर पे भी आप ले सकते हैं। तो हम ये -1/4 जो है वो ln की पावर बन जाएगा। और उसके बाद ये ln ऑफ एक्सपोनेंशियल यानी ln ऑफ e जो है, यानी इधर आप एक स्टेप अगर चाहें तो आप अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं। इस स्टेप के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप ये जो -1/4 था, आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि दिस इज़ ln ऑफ e, और ये बन गया इंटू 1 - x² की पावर -1/4, इस तरह से। तो ln ऑफ e तो हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल और ln आपको पता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो हो जाएगा 1, और आपके पास सिर्फ क्या बन जाएगा 1 - x² पावर -1/4। तो ये तरीका है, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। फिर हम क्या करते होते थे, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट हो जाता है तो अपनी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बनी थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने बर्नौली इक्वेशन से बनाई थी, इसको दोनों तरफ हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। अब जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों तरफ, ये जो फाइनल हमारी ये वाली बनी थी du/dx की फॉर्म, तो हम अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोथ साइड्स पे। और ये आप देख सकते हैं जब हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है, ये पूरी टर्म जो है, ये टोटल डेरिवेटिव d/dx ऑफ u इंटू 1 - x² पावर -1/4, ये जो दो टर्म्स हैं u इंटू वी फॉर्म लगाएंगे ना, तो जैसे आप u इंटू वी फॉर्म को समझ लें कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपने ओपन किया हुआ है u इंटू वी फॉर्म को। कौन u है कौन v है, u जो है वो आपका u है, और v कौन है आपका 1 - x² पावर -1/4। तो जब आप ओपन करते हैं ना तो उसकी यही वाली फॉर्म आपकी बनेगी, ठीक है। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ये मैंने साइड पे किया हुआ है अपनी आसानी के लिए, कि d/dx ऑफ जब आप इसका करके देखेंगे तो वो यही फॉर्म बनती है, ठीक है ना। तो ये आप टोटल डेरिवेटिव कह सकते हैं u इंटू दिस टर्म, तो आप इसे टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं, d/dx ऑफ u इंटू दिस टर्म 1 - x² पावर -1/4। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे d/dx ऑफ u इंटू वी होती है, और जब आप उसको खोलते हैं तो वो आता है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी और प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये वो फॉर्म आपने इस तरह करके, ये खुली हुई फॉर्म थी, आपने खुली हुई फॉर्म को क्लोज करके ऐसे लिखा है, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे ये इन्होंने पहले ही इसको कर दिया था, 2 लिख दिया था ऊपर, मैंने 2 ख़त्म किया, ये x/2 है, और ये जो -1/4 है वो डिनोमिनेटर में जाके +1/4 बन जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपका जो इंटीग्रेट है, आप जब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करते होते हैं ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का मकसद ही होता है कि लास्टली आपने उन दोनों को फिर दोनों साइड पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब आप जब दोनों साइड इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर जब इंटीग्रेशन लेंगे तो वो d/dx से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यही टर्म आ जाएगी u इंटू 1 - x² पावर -1/4। जब राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपने जब इंटीग्रल लेना है तो उसको उसी शक्ल का बनाना है। ऊपर -2x आपको चाहिए ना, तो -2x के लिए मैंने -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और -2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 इधर ऑलरेडी मौजूद था। तो जब मैं -2 से डिवाइड करूँगी तो ये -1/4 बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको -2x से मल्टीप्लाई किया, -2 से x तो सॉरी ऑलरेडी था, -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 से डिवाइड किया, सो दिस इज़ -1/4। और ये अब ये इस शक्ल का बन जाएगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि -1/4 तो खैर बाहर ही है साथ इसके, और बाकी जो टर्म है वो कैसे बन गई है, फंक्शन पावर और उसका डेरिवेटिव, ठीक है। और जब भी आपके पास इस तरह की टर्म बनती है फंक्शन पावर डेरिवेटिव, तो इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, हम पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड कर लेते हैं। यानी अगर -1/4 में आप +1 ऐड करेंगे, सो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, -1/4 में +1 अगर आप ऐड करें तो ये आपके पास -1 और +4 और डिवाइडेड बाय 4, तो 4 - 1 दिस इज़ 3/4,
ठीक है। तो ये जो 3/4 है ये इसकी पावर में आ गया, ठीक है, और साथ ही 3/4 से हमने इसको डिवाइड भी कर दिया, और प्लस साथ आ जाएगा इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया था जब भी जनरल सोल्यूशन हम निकालते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी होता है। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ड्यू टू जनरल सोल्यूशन इसके साथ आ गया। अब यहाँ से हम फाइनली क्या करेंगे कि y⁴ 1/2 को हम रखेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा टर्म उसके साथ आ रही है जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, और जब दूसरी तरफ डिवाइड होगी तो ये यहाँ पे भी आएगी -1 -x² -1/4 वाली टर्म, और साथ कांस्टेंट के नीचे भी आएगी। तो फिर आप y⁴ 1/2 का इस तरह से फाइनल आप इसका जनरल सोल्यूशन इस तरह लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बाय सॉल्विंग दिस बर्नौली इक्वेशन, जिसको हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में निकाला। तो जो स्टेप्स आपने फॉलो किए वो जो है वो बस आपने याद रखने हैं कि एक तो पहले आपने देखना है कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर साथ q(x) के साथ y की टर्म आ रही है तो उस y की एक्स्ट्रा जो टर्म आ रही होगी उसके साथ हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम जो p(x) के साथ जो टर्म आ रही होगी y की उसको हम u कंसीडर करेंगे, उसका हम डेरिवेटिव लाएंगे और उसे अपनी उस सब्स्टिट्यूशन को अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, और उसके बाद वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो फिर हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इस फार्मूले से, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ p(x) dx से, और उसके बाद वो निकालने के बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, और फाइनली हम क्या करेंगे जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो पूरा आपका डिफरेंशियल एक क्लोज डिफरेंशियल फॉर्म बन जाएगी, और राइट हैंड साइड पे एक जो फॉर्म होगी दोनों तरफ का हम को इंटीग्रेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन डिफरेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आफ्टर इंटीग्रेशन प्लस सी के साथ जो आपके पास जो जनरल सोल्यूशन आ रहा होगा वो आपका सोल्यूशन होगा उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपने बर्नौली इक्वेशन की मदद से बनाई होगी, ठीक है। तो ये स्टेप्स है जो आपने इसमें ओवरऑल फॉलो किए। अब ये क्लॉर्ट्स इक्वेशन है, क्लॉर्ट्स इक्वेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह की आपने बर्नौली इक्वेशन की है इसी से सिमिलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन और एक और इक्वेशन है जो कि सिमिलर है इसी के, तो पहले हम वो कर लेते हैं, बाद में क्लॉर्ट्स इक्वेशन करते हैं। तो वो जो दूसरी जो इससे सिमिलर इक्वेशन है वो ये है रिकार्टी इक्वेशन। तो जो रिकार्टी इक्वेशन है उसकी शक्ल देखें कैसी है। रिकार्टी इक्वेशन की शक्ल है dy/dx प्लस p(x)y और प्लस q(x) y² इज इक्वल टू r(x). अब ये देखिए पहले q(x) राइट साइड पे होता था और q(x) के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आ तो रही है जैसे पहले भी आ रही थी, लेकिन अब q(x) लेफ्ट साइड पे p(x) y के साथ ही आ रहा है, ठीक है। तो और राइट हैंड साइड पे एक और एक्स्ट्रा टर्म आ रही है विच इज़ r(x), ठीक है, जो कि आपको जो रिकार्टी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये रिकार्टी इक्वेशन और ज़्यादा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में और ज़्यादा वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर रही है। तो पहले हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी वो जस्ट इतनी होती थी कि dy/dx प्लस p(x)y इज इक्वल टू q(x). फिर उसके बाद हमने बर्नौली इक्वेशन देखी तो dy/dx प्लस p(x)y इज इक्वल टू q(x) इंटू y⁴n, y के साथ कोई एक्स्ट्रा टर्म। अब मज़ीद उसमें अगर हम करें मज़ीद वेरिएबल्स इंक्लूड करें तो dy/dx प्लस p(x)y प्लस q(x) y² इज इक्वल टू r(x). ये शक्ल बनती है रिकार्टी इक्वेशन की, और आपने इसको जब भी इस तरह की शक्ल आपके पास आ रही होगी तो आपने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है y की सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज़ करेंगे, y1 प्लस 1/u। y1 इसमें क्या पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ठीक है। तो y1 उस इक्वेशन जो भी इक्वेशन होगी उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, और पर्टिकुलर सोल्यूशन की निशानी होती है कि उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होता। जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में नहीं होता, ठीक है। तो वो हम देखेंगे अभी जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी बात मेरी समझ आएगी। सो ये आपने सब्स्टिट्यूशन अब यूज़ करनी है कि y इज इक्वल टू y1 प्लस 1/u, ठीक है। y1 उसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द रिकार्टी इक्वेशन होगा, और u जो है वो हमारे पास कोई अननोन फंक्शन है जी जो हमने इसमें यूज़ किया है, फंक्शन ऑफ x है वो, ठीक है। सो हमने इसको y इज इक्वल टू y1 प्लस 1/u, अगर हम इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो दिस वुड बी dy/dx, और y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो dy1/dx। जब इसका 1/u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको पता है ये कैसे बनेगा, ये दिस 1/u बेसिकली रिप्रेजेंट करता है u⁻⁻1 को ना। सो दिस इज -1/u² du/dx, ठीक है ना। वही बात, पावर को पहले उतारा और पावर में से एक कम किया और फिर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये चीज़ हमने अब सब्स्टिट्यूशन और dy/dx की इसको अब कहाँ पुट करना है, dy/dx को इस अपनी रिकार्टी इक्वेशन में dy/dx की जगह, ठीक है। और उसके बाद p(x) के साथ जो y आ रहा है उसमें कौन सी सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है, ये वाली y इज इक्वल टू y1 प्लस 1/u, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो q(x) है उसमें y का स्क्वायर है, तो जो y आपने लिया है y क्या है आपका y1 प्लस 1/u, इसका स्क्वायर ले लेंगे आप।
इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। तो हमने ये सारी अपनी सब्स्टिट्यूशन अपनी रिकॉर्ड इक्वेशन में पुट कर दी, और ये हम पुट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको एक शक्ल दे सकें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब ये देखें, इसमें से जो पहली टर्म्स है ना, यानी dy1/dx, और ये px की पहली वाली टर्म क्या है, p ऑफ x इंटू y1, और q की पहली वाली टर्म क्या है, q ऑफ x इंटू y1 स्क्वेयर, क्योंकि y1 इस y1 का स्क्वेयर भी है। तो आपको पहले तो इसको खोलना पड़ेगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वेयर करके आप इसको खोल लें। दिस वुड बी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab के फार्मूले से आप इसको खोलेंगे, तो जो पहली टर्म होगी y1 स्क्वेयर वाली, उसको q ऑफ x। तो ये जब सबकी पहली टर्म्स हैं dy1/dx, और साथ आपके पास आ जाएगा प्लस p ऑफ x y1 और प्लस q ऑफ x y1 स्क्वेयर, जो पहली टर्म्स हैं उनको आप इकट्ठा कर लेंगे एक तरफ एक ब्रैकेट में। और उसके बाद हमने जो है ये जो आपके पास आर ऑफ एक्स जो राइट साइड पे था उसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, वो माइनस आर ऑफ एक्स हो जाएगा। और बाकी ये जो एक्स्ट्रा टर्म आपके पास बाकी जितनी भी बचेंगी, ये -1/u² कॉमन लेके उसमें से बाकी सारी एक्स्ट्रा टर्म -1/u² कॉमन लेके वो एक ब्रैकेट में आप कर देंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि इज इक्वल टू 0 इसलिए हो गया क्योंकि रिकॉर्ड जो आर ऑफ एक्स है आप उसको ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे ला चुके हैं, तो अब ये राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास दो टर्म्स बन गए हैं इक्वल टू 0। तो हम या तो ये पहली ब्रैकेट वाली टर्म है, अगर हम y इज इक्वल टू y1 ले रहे हैं तो रिकॉर्ड इक्वेशन ये आपकी होगी ना, तो द सोल्यूशन ऑफ रिकॉर्ड इक्वेशन ये बनेगा आपका, ये रिकॉर्ड इक्वेशन बनेगी dy1 ये पूरी ब्रैकेट वाली टर्म, ठीक है, और माइनस आर ऑफ एक्स के साथ इज इक्वल टू 0 के साथ। तो आप अगर इस पूरी टर्म को 0 कंसीडर करेंगे माइनस आर ऑफ एक्स तक इज इक्वल टू 0, तो आपका y इज इक्वल टू y1 सोल्यूशन के साथ ये रिकॉर्ड इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब इस ये जो आपकी इक्वेशन बनी है ये पूरी टर्म जो है ये आर ऑफ एक्स को शो करती है ना, तो अगर मैं इसकी जगह इधर आर ऑफ एक्स इधर पुट कर लूँ अब इक्वेशन में, तो ये इसकी जगह आर ऑफ एक्स और ये ऑलरेडी माइनस आर ऑफ एक्स और ये पूरी टर्म -1/u² जिसके अंदर आपने कॉमन ली है इज इक्वल टू जो है आर ऑफ एक्स जिसको आपने 0 किया हुआ है ना, तो ये आर ऑफ एक्स के साथ आप इसको लिख सकते हैं। अब ये कैंसिल हो जाएंगे आर ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स, ये और ये जो आर ऑफ एक्स है बेसिकली ये राइट हैंड साइड पे 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये आपने ये कैंसिल होकर आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बच गई, ये वाली टर्म बची है -1/u² जिसमें आपने कॉमन लिया था, और वो सारी जो टर्म्स थी आपके पास -1/u² कॉमन के साथ इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे क्या था आपका 0 था। और उसके बाद अब आपने ये जो -1/u² है इसको आप जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और आपके पास ये वाली टर्म बचेगी, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर सारी वाली टर्म है वो सारी इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, और उसमें से आपके पास जो du/dx है और माइनस p ऑफ x और ये सारी जो u वाली टर्म्स हैं इनको आप कॉमन ले लेना। अब ये देखो p ऑफ x यहाँ पे भी u है और q ऑफ x के साथ भी u है, इस वाली q ऑफ x के साथ, तो इनमें से u कॉमन ले लें और एक ये वाला जो q ऑफ x है ये बिल्कुल अकेला है, इसको आप राइट साइड पे ले जाएं। अब ये देखें ये बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल बन गई है आपके पास कि du/dx और माइनस p ऑफ x u और वो जो प्लस p ऑफ x u इज इक्वल टू q ऑफ x, ये वही वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल बन गई। तो ये रिकार्टी इक्वेशन से भी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करके y इज इक्वल टू y1 प्लस 1/u वेयर y1 इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द रिकार्टी इक्वेशन एंड u इज़ एनी फंक्शन ऑफ x, ये आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके उसका डेरिवेटिव निकाल के अपनी रिकार्टी इक्वेशन में पुट करके आप उसको भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल में लेके आ सकते हैं, फॉर्म में लेके आ सकते हैं। और जब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी नो यू कैन जो है फाइंड आउट इट्स सोल्यूशन, जैसे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते होते हैं कि आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे अपनी इक्वेशन की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, और फिर उसके बाद आप उसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और अपना फाइनली सोल्यूशन निकालेंगे। तो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल, आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये रिकार्टी इक्वेशन है। अब ये आपको कैसे पता है ये रिकार्टी इक्वेशन है, क्योंकि ये इस फॉर्म का है ना कि dy/dx और प्लस p ऑफ x y। अच्छा, अब इसमें p ऑफ x क्या है, -1/x जो है वो इधर p ऑफ x को शो कर रहा है ना, क्योंकि y की टर्म इसके साथ है, तो -1/x जो है वो p ऑफ x को शो कर रहा है, और प्लस इसमें जो है आपके पास q ऑफ x y²। अब y² तो y² है, q ऑफ x किसको शो कर रहा है, -x³ को, तो -x³ जो है ना वो इधर q ऑफ x को शो कर रहा है, और इज इक्वल टू -x⁵, -x⁵ किसको शो कर रहा है, r ऑफ x को। ठीक है ना, तो ये आपकी रिकार्ड इक्वेशन है। तो इसमें अगर आपने इट इज़ इजी टू फाइंड द y1, अब इसमें आप y1 को जो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है ना वो x के बराबर है। वो x के बराबर क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि जो आपका p ऑफ x के साथ आ रहा होगा ना पर्टिकुलर सोल्यूशन इज सच अ सोल्यूशन ऑफ y जो किसी भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है। ठीक है ना, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर सोल्यूशन वो है जो कि y होगा किसी भी x की फॉर्म में।
किसी भी y वेरिएबल होगा जो कि x की फॉर्म में होगा, और ऐसा y वेरिएबल x की फॉर्म में होगा जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। अब देखें, अगर हम इधर इस y को x के बराबर ले लेंगे तो ऊपर नीचे ये y x कैंसिल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने ऐसा पर्टिकुलर सोल्यूशन कंसीडर करना है y1 जिसके लिए आपका ये जो ऊपर नीचे वैल्यूज़ हैं ये कैंसिल होकर ये 1 के इक्वल हो जाए। सो अगर मैं इधर y को x के बराबर लूँगी, y1 को x के बराबर लूँगी, तो वो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से पर्टिकुलर सोल्यूशन डिसाइड करना है, क्योंकि इसके नीचे x था तो ऊपर भी x होगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 आंसर देंगे आपको ना। तो तब आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है वो इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए उस पे हमें वो जो सोल्यूशन मिला हम उसको y1 कहते हैं ना, पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो y1 शुड बी x, और जब हम y1 को x ले लेंगे तो ज़रा इधर करें। सो हमारा जो हमने ऊपर सब्सटीट्यूशन ली थी वो क्या थी, रिकार्टी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिकार्टी क्वेश्चन की सब्सटीट्यूशन थी y इज इक्वल टू y1 प्लस 1/u। y1 अब हमारा क्या आ गया, इस इक्वेशन के लिए हमारा y1 है x। सो y जो है वो y1 की जगह x है और प्लस 1/u। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जब x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो dx ओवर dx ये तो 1 हो जाएगा ना, और जब 1/u का डेरिवेटिव लेंगे सो दिस वुड बी माइनस 1/u स्क्वायर du ओवर dx। वो आपको पता है, पावर को पहले उतारेंगे, पावर में से एक कम करेंगे और डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमने जो दोनों चीज़ें हमने निकाली हैं हम इसको अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। इस सब्सटीट्यूशन को dy बाई dx की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, और जो y है हमारा उसकी जगह ये जो सब्सटीट्यूशन है x प्लस 1/u ये पुट कर देंगे, और y स्क्वायर की जगह जो है इस y की पूरी टर्म x प्लस 1/u का स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है, और माइनस x टू पावर 5। अब इसको आपने जस्ट सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि आपको इसमें से सिर्फ du ओवर dx चाहिए ना, और ये जो इस तरफ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको भी आपने ओपन करना है। जैसे आपने ऊपर रिकार्टी इक्वेशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके और इस तरह ये इक्वेशंस अलग की थी ना, तो उसी तरीके से आपने यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के ये सारी टर्म्स को ज़रा सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके आपने इसमें से सिर्फ du ओवर dx वाली फॉर्म प्लस जो टर्म्स दो ऐसी बनेंगी जिनमें से u कॉमन आ रहा होगा, बीच में कुछ कैंसिलेशन भी होगी, u के साथ जो कॉमन टर्म्स आ रही होंगी आप उसको लिखें, और साथ एक आपकी टर्म बनेगी इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज़ पावर क्यूब की फॉर्म बन रही होगी। तो ये इसी इक्वेशन को आपने ज़रा सिंप्लीफाई करके पूरी इक्वेशन खोल के यहाँ से इसे इस फॉर्म में लेके आना है, ताकि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल नज़र आएगी आपको कि डी यू ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स यू और इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रही है। सो दिस इज़ द लीनियर इन यू। अब ये वाई में लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये यू में लीनियर इक्वेशन है ना। आपने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, आपने इसका सोल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही फार्मूला है, एक्सपोनेंशियल जो है इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, उसी फार्मूले से करना है। अब पी ऑफ एक्स कौन है, ये जो यू के साथ टर्म आ रही होती है ये आपका पी ऑफ एक्स है, और आप इसको ये करें। अब इस पर क्या लगेगा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। अगर आप वन ओवर एक्स के ऊपर लगाएंगे ना अगर इंटीग्रल, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव ये बन जाएगा एल एन ऑफ एक्स, और प्लस जो दूसरी टर्म है उस पर जब आप इंटीग्रल करेंगे तो वो फंक्शन पावर डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगेगा, जिसमें हम पावर में एक प्लस करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, यानी ये एक्स रेज़ पावर 5 बन जाएगा। 4 + 1 जो है वो 5 को शो करेगा ना। सो दिस इज़ एक्स रेज़ पावर 5 ओवर 5। सो दिस इज़ 2 एक्स रेज़ पावर 5 ओवर 5, क्योंकि 2 साथ था पहले का। तो ये हमने इसकी एक्सपोनेंशियल निकाली। उसके बाद आपको पता है जो एल एन ऑफ एक्स है वो एक्सपोनेंशियल के साथ सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व हो जाएगी कि हमारे पास ये जो एल एन ऑफ एक्स वाली टर्म है ना, ये जो शुरू में आ जाती है, मैंने आपको बताया कि एल एन ऑफ ई बन जाएगा, तो जो इसके साथ एक्स है वो रह जाएगा हमारे पास, और एल एन ऑफ ई जो है यानी एल एन ऑफ एक्सपोनेंशियल वो रेसिप्रोकल होते हैं, वो कट के वो 1 हो जाता है। तो आपके पास सिर्फ एक्स बचेगा इस टर्म से, और ये जो बाकी की टर्म है इसके साथ वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर ही रहेगी। एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी होती है ना, वो प्रॉपर्टी मैं आपको बता देती हूँ। वो ये होती है कि जो एक्सपोनेंशियल की पावर a प्लस बी होता है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल इज़ पावर a इंटू एक्सपोनेंशियल इज़ पावर b, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर a प्लस बी है ना, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर a इंटू एक्सपोनेंशियल इज़ पावर b की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और जब हम दोनों को आप सेपरेट करके लिखेंगे तो जो एक्सपोनेंशियल इज़ पावर a वाली टर्म है ना, ये वाली आपकी, वो बन जाएगी आपकी x, और बाकी जो है वो एक्सपोनेंशियल इज़ पावर b वो इसी तरह साथ आ जाएगी। तो ये हमने ये वाली प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल की यूज़ की है। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने निकाला है इसको आपने अपनी इस ये फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली है आपने निकाली थी, इसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी एक्स एक्सपोनेंशियल, और मल्टीप्लाई करके ये देखें क्या बनेगा आपके पास,
ये आपने दोनों तरफ ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और राइट हैंड साइड माइनस एक्स पावर क्यूब था ना, उसके साथ भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये पूरा ये वही है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी वाला, u इंटू वी वाली फॉर्म है ना, कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो हम इसको सिंगल डेरिवेटिव में लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, यानी u और ये x वाली पूरी टर्म x ई एक्सपोनेंशियल ऑफ 2/5 x पावर 5 इस तरह। तो ये सिंगल डेरिवेटिव में आप इसको लिख लेंगे u इंटू वी फॉर्म लगा के, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड है वो इस तरह से बन जाएगी आपके पास। अब राइट हैंड साइड पे ये जो x की क्यूब है और x है ये मिलके x रेज़ पावर 4 बन जाएंगे। माइनस को आप बाहर कर लें, अभी इंटीग्रेट नहीं करना, इसलिए मैंने ये इंटीग्रल यहाँ से कैंसिल कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेट हम बाद में करेंगे ना दोनों तरफ, अभी तो हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करें। और ये एक्सपेंशियल रेज़ पावर 2/5 x रेज़ पावर 5 है। तो अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं करें, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन कैंसिल होकर आपके पास सिर्फ डेरिवेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगी ना, तो वो आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी ब्रैकेट वाली। और जो राइट हैंड साइड पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। इसे हम कर सकते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम करेंगे तो हम यूज़ जो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट की तो बहुत आसान है इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड पे हम मेथड ऑफ यूज सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज सब्स्टिट्यूशन का मेथड ये है कि जो एक्सपोनेंशियल की पावर आ रही है ना जो भी, उसको हम u ले लेंगे। अब एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, 2/5 x रेज़ पावर 5, वो हमारा u हो जाएगा। और फिर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो du/dx, और वो बन जाएगा आपका डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर को पहले उतारते हैं, पावर में से एक कम करते हैं ना, सो दिस वुड बी 2x रेज़ पावर 4, ठीक है। जब ये आ जाएगा du/dx तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इस सब्स्टिट्यूशन को पुट करेंगे अपनी इस फॉर्म में, यानी x रेज़ पावर 4 इंटीग्रल है x रेज़ पावर 4 एक्सपोनेंशियल रेज़ पावर 2/5 जो है x रेज़ पावर 5 dx। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x रेज़ पावर 4 अपनी जगह रहेगा, और हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ ये जो इसकी पावर दी थी एक्सपोनेंशियल को, उसको हम u कह रहे थे, ये सब्स्टिट्यूशन हमने पुट कर दी। और dx की जगह जो है इस एक्सपोनेंशियल की पावर की जगह u आ गया, और dx जो है वो आप किसको शो करेगा, dx को उधर ले जाए ना आप, dx उधर ले जाएं, और ये जो 2 जो है x रेज़ पावर 4 है इसको du के नीचे ले आएँ, तो ये dx की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ये जो dx की वैल्यू मिलेगी du/2 x रेज़ पावर 4, वो हमने इधर लिखी है du/2 x रेज़ पावर 4। अब x रेज़ पावर 4 x रेज़ पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास सिंपली क्या बचेगा, ये 1/2 जिसको हमने इंटीग्रल से बाहर लिख लिया है, एंड इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ u du, ठीक है। अब ये आपने किया तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ, आपको पता है इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल जो है या डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल जो है वो वही होता है, एक्सपोनेंशियल इटसेल्फ होता है, प्लस बस इंटीग्रल में क्या आ जाएगा, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो वेयर हमने ये क्या यूज़ किया, जो u था उसकी रीसब्स्टिट्यूशन करें। u हमारा क्या था, हमने क्या ली थी 2/5 x रेज़ पावर 5, उसको हम रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे इधर, तो हमारे पास ये बन जाएगा फाइनली 1/2 एक्सपोनेंशियल रेज़ पावर 2/5 x रेज़ पावर 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़, ये पूरा राइट हैंड साइड का इंटीग्रल आपने ये यूज सब्स्टिट्यूशन से जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की पावर में यूज सब्स्टिट्यूशन करके उससे आपने इस तरह से सॉल्व किया, और इधर आपने पुट कर लेना है अपनी राइट साइड की इंटीग्रल, ये फाइनल रिजल्ट आपने पुट कर देना है। अब ये जो फाइनल रिजल्ट आपने इधर पुट कर दिया, इसमें ये माइनस साइन का है, माइनस साइन पहले का था यहाँ पे, तो माइनस साइन वो वाला लगा, बाकी मैंने ये रिजल्ट पुट किया है। तो साथ इसके आज अब हम इसमें से u निकाल लेंगे, तो u किसको शो करेगा, u अब शो करेगा आपका ये जो सारी टर्म इसके साथ जो मल्टीप्लाई और ये एक्स्ट्रा टर्म वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और फिर आप उसको चाहें तो वो एलसीएम लेके सिंगल डिनोमिनेटर, यानी आपने सिंप्लीफाई जितना कर सकते हैं u की फॉर्म आपने उसकी निकाली, ठीक है। तो आपने जब ये मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी तरफ जाके डिवाइड की और उसको एलसीएम लेके सिंगल डिनोमिनेटर में कर लिया, तो ये u की फॉर्म आ गई आपके पास। और उसके बाद हमारे पास जो अभी ये सोल्यूशन नहीं आया, ये तो u की वैल्यू आई है ना, आपके पास जो सोल्यूशन ऑफ रिकार्टी इक्वेशन है जो आपने सब्स्टिट्यूशन ली थी वो थी y इज इक्वल टू x प्लस 1/u। अगर आपको याद हो बिल्कुल शुरू में जब आपने क्वेश्चन शुरू किया था तो आपने जो पर्टिकुलर सोल्यूशन के साथ ये लिया था ना, तो सब्स्टिट्यूशन की थी y इज इक्वल टू x प्लस 1/u। आप ये बेसिकली आपका सोल्यूशन है रिकार्टी इक्वेशन का, ठीक है। तो आपने इसके अंदर u हमें नहीं था पता वो कौन है, y तो हमने y1 की जगह तो हमने x डाल लिया था ना, लेकिन ये u के लिए ये सारा काम हमने किया था जो कि अब हमने निकाल लिया। ये u की वैल्यू जब आपने निकाली है वो अब आप इसमें पुट करें इस इक्वेशन में, और पुट करने के बाद आपके पास ये इस शक्ल में बन जाएगी। इसको आप चाहें तो बेशक ऐसे ही रहने दें, वो आपकी मर्ज़ी है, या जितना, क्योंकि आपको y चाहिए था y आपको मिल गया,
सिंगल एलसीएम में करना है सिंगल एलसीएम में कर लें, जितना मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर लें, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट यू की वैल्यू पुट की तो आपके पास फाइनल सोल्यूशन ऑफ रिकार्टी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब ये आई होप आपको ये मेरी समझ आ गई होगी रिकार्टी क्वेश्चन की भी। तो इसकी ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये आप ज़रा खुद करके देखें। ये अनदर रिकार्टी क्वेश्चन है, उसका ये सोल्यूशन उन्होंने आपको ना जर्नल सोल्यूशन उन्होंने आपको दिया हुआ है आपकी हिंट के तौर पे। ठीक है, तो आपने ज़रा, और y1 उन्होंने बताया हुआ कि एक्स स्क्वायर है। ठीक है, y यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है आपका वो एक्स स्क्वायर बनता है यहाँ पे। तो वो ये आपने ज़रा देखना है, इसकी हेल्प से, इस हिंट की हेल्प से ज़रा ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपने सॉल्व करके देखनी है रिकार्टी क्वेश्चन की, और मुझे ज़रूर आपने फिर बताना है कि आपसे सॉल्व हुई है या नहीं हुई। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फाइनली जो हमने लास्ट आज जो करना था वो तीसरी इक्वेशन जो मैंने आपको कहा था कि वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है इन सबसे डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है आपकी क्लॉरेट्स इक्वेशन। क्लॉरेट्स इक्वेशन में ये इक्वेशन इस शक्ल की होती है, वो y = xp + f ऑफ p। इसे क्लॉरेट्स इक्वेशन कहते हैं। f इज़ अ फंक्शन ऑफ p। अब p क्या है? p होता है dy/dx। वो जो आपका dy/dx है वो p को रिप्रेजेंट करता है। सो आपने जो y है वो ये है। तो अब फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि कंसीडर करें कि y आपका ये है। अच्छा, इसमें ना उन्होंने बुक में ये p की पावर 4 आता है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे p की पावर उन्होंने नहीं लिखी हुई, ये 4 है। तो आपने इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, ये एक एग्जांपल उन्होंने क्लॉरेट्स इक्वेशन की आपको खुद ही से दे दी है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं ना, ये याद रखें, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये dy/dx, और यहाँ पे ये u × v फॉर्म लगेगी xp के ऊपर, क्योंकि x का डेरिवेटिव वो आपको खाली p दे देगा, प्लस x साथ वैसे का वैसा, और p का डेरिवेटिव p' आ गया। ठीक है ना, तो ये u × v फॉर्म आपने x और p xp पे लगा के, ये पहली जो दो टर्म्स हैं ये इसको u × v फॉर्म से आया है, और प्लस जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर को पहले उतारेंगे, पावर में से कम करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास p³, क्योंकि जब पावर पहले उतारी 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये p³ रह जाएगा, और साथ p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप, चूँकि dy/dx को मैंने आपको कहा कि वो कौन है आपका, dy/dx p को शो करता है ना, ये हमने पहले ही कह दिया क्लॉरेट्स इक्वेशन में। तो dy/dx जब p को शो करता है तो मैं इसमें ज़रा p पुट कर दूँ यहाँ पे। जब इधर p पुट करेंगे ये वाला p उस तरफ जाके p - p 0 हो जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे अब आपके पास एक ये p' वाली टर्म है, एक ये p' वाली टर्म है। इन दोनों में से p' को कॉमन लिया तो ये x + p' बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ से अब आप p' जो है, अब दो सोल्यूशन बनते हैं। ऐसी सिचुएशन में ना मैथ्स में दो सोल्यूशन बनते हैं जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो। या तो एक चीज़ 0 के इक्वल होगी या दूसरी, यानी या तो x + p' 0 के इक्वल है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कि p' = -x, या p' 0 के इक्वल है। अगर p' 0 के इक्वल है तो ये तब होता है जब आपका p जो है वो कोई कांस्टेंट हो, तभी उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है ना। तो अगर p कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। और ये हम करते हैं जर्नल सोल्यूशन के लिए। हम p को सिंपली ये जो हमारा इक्वेशन है ये सीधा सीधा सोल्यूशन है बेसिकली क्लॉरेट्स इक्वेशन का। तो ये सीधा सीधा जो सोल्यूशन है, अगर हम इसको जनरल सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हम p' 0 वाली टर्म अगर मैं लूँगी इधर, तो इट मीन्स कि p इज़ एनी कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव 0 है, तो मैं p को c डाल दूँगी। तो y = xc + 1/4, p की जगह क्या डालना है, c की पावर 4। तो ये पूरा, क्योंकि यहाँ 4 उन्होंने मिसिंग किया हुआ, ये आप डाल लें। तो ये पूरा ये जो सोल्यूशन बना, दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन। ये बहुत ईजी है। ठीक है ना, आपने जनरल सोल्यूशन सिंपली क्या किया, p को c से रिप्लेस कर दिया। और वो क्यों किया, क्योंकि p इज़ एनी कांस्टेंट ना, जब उसका डेरिवेटिव 0 होगा तो p इज़ एनी कांस्टेंट। सो दिस इज़ फॉर द जनरल सोल्यूशन, क्योंकि जनरल सोल्यूशन हमेशा कांस्टेंट की फॉर्म में आप लिखते हैं। अब आ जाए दूसरी तरफ। दूसरा सोल्यूशन क्या था कि p³ जो है या -x के बराबर है। अगर p³ -x के बराबर है तो इसका मतलब है कि p जो है इसका क्यूब रूट ले लें दोनों तरफ, तो p शुड बी -x⁻⁻⁴। ठीक है ना, क्यूब रूट लेने के बाद। तो ये अगर आप ये आपको कौन सा सोल्यूशन देगा, ये आपको सिंगुलर सोल्यूशन देगा। सिंगुलर सोल्यूशन का तब आपको मिलता है आपको जब आपका आंसर 0 हो जाता है। यानी आपकी ये पूरी इक्वेशन, अगर मैं p की ये वैल्यू लूँगी ना -x⁻⁻⁴, तो इस पूरी वैल्यू, इस p की वैल्यू डालने के बाद मेरा जो y है सोल्यूशन वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ये आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पुट करके, तो ये आपको सिंगुलर सोल्यूशन देता है। अब इसके बाद जो आपने इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना है वो कैसे करना है कि ज़रा पुट करें इस p की वैल्यू को अपने, जैसे हमने पहले p को c पुट किया ना जनरल सोल्यूशन के लिए। अब सिंगुलर सोल्यूशन के लिए p की ये जो वैल्यू है -x⁻⁻⁴, इसको ज़रा अपने इस सोल्यूशन में पुट करें, क्लॉरेट्स इक्वेशन में। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास
y इज़ इक्वल टू x, और जहाँ जहाँ p था वहाँ पे आपने माइनस एक्स पावर 1/3, फिर प्लस 1/4, यही था ना, ये था ना आपका प्लस 1/4 p रेस पावर 4, ऐसा था ना। तो प्लस 1/4 p की जगह आपने क्या क्या डालना है, ये माइनस एक्स रेस पावर 1/3। तो ये अब आप इसमें पुट करें p की जगह। तो ये ज़रा अब आप यहाँ पे ये जगह अब आप पुट करेंगे, p की वैल्यू हमने दोनों जगह पुट कर दी उसे अपनी सोल्यूशन में। और पुट करने के बाद ये देखें, याद रखें कि ये जो माइनस जब आ रहा होता है और उसका या तो क्यूब या कोई भी ऑड नंबर के साथ जब माइनस के ऊपर आ रहा हो ना, तो इसका आंसर में हमेशा माइनस आएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्यूब रूट आ रहा है माइनस के ऊपर, तो वो आंसर भी माइनस में होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो x, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, ये बन गया 1/3, x की पावर देखें 1/3 है और एक है x की पावर 1, तो 1/3 प्लस 1 वो मिलके बन जाएंगे आपके 4/3, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, ये है x की पावर, ये ऑलरेडी x की पावर 4/3 है, ठीक है। लेकिन चूंकि 4/3 एक इवन नंबर है ना, 4 आ रहा है ना उसके न्यूमरेटर में पावर में, तो वो माइनस को प्लस कर देगा, यानी इवन के अंदर माइनस साइन हमेशा प्लस हो जाता है। ये ऑड जब आप ले रहे हैं 1/3, जब आप उसकी क्यूब रूट ले रहे हैं तो तब वो माइनस होगा। सो ये जो पहली टर्म है ये माइनस के साथ आएगी, ठीक है। सो दिस वुड बी, जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास पहली टर्म भी x की पावर जो है 4/3 के साथ आई, ठीक है, और दूसरी टर्म ऑलरेडी 4/3 के साथ है। आप दोनों में से x की पावर 4/3 को कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बनी, ये वाला सोल्यूशन बनेगा। सो यानी आप इसमें चाहें तो मैं जो है ना, लेट्स ट्राई, मैं इसको एक स्टेप आपको एक्सपेंड आपके लिए कर देती हूँ ताकि आपको ज़रा सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाए। नो यू कैन सी, ये जो फर्स्ट टर्म मैंने एक्सपेंड किया आपके लिए, उसमें ये देखें, ये पहली टर्म में जो है वो माइनस एक्स पावर 4/3 बनेगा, और जो सेकंड टर्म है इसमें ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस 1/4 एक्स रेस पावर 4/3, ठीक है। अब इसमें से एक्स रेस पावर 4/3 दोनों में कॉमन ले लेंगे हम, और अंदर हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा -1 + 1/4, और वो -1 + 1/4 जो है वो मिलके -3/4 बनेगा, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास ये वाली टर्म आती है ना, इसको ज़रा आप एक्सपेंड करेंगे, पहली टर्म के साथ माइनस होगा और सेकंड टर्म वाली जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी टर्म, और फिर जब आप उसमें से कॉमन लेंगे एक्स पावर 4/3, तो फिर आपके पास ये -3/4 की टर्म बनती है। अब यहाँ से आपने सिंपली, आपके पास y तो आ गया, तो आप अगर इसके इक्वेशन की फॉर्म देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ का क्यूब ले सकते हैं ताकि क्यूब रूट ख़त्म हो जाए, और जब आप दोनों तरफ का क्यूब लेंगे तो आप सिंप्लीफाई करके ये सिंपली आपके पास ये इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें 64y³ और ये माइनस उधर जाके प्लस 27x⁴ = 0। सो इस तरह से आप सिंपली एक जो है ना ये सिंगुलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं अपनी जो आपने क्लॉरेट्स इक्वेशन है उससे। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो ये आप एक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं एग्जांपल नंबर 5.36 में। इसमें ये क्लॉरेट्स इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन इट कैन बी रिड्यूस टू क्लॉरेट्स इक्वेशन। हम इसको क्लॉरेट्स इक्वेशन बना सकते हैं अगर हम ये सब्सटीट्यूशन कर दें, यानी अगर आप किसी भी इक्वेशन को क्लॉरेट्स इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आप सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे कि x² को u पुट कर रहे हैं और y² को जो है हम v पुट करेंगे। अगर ये सब्सटीट्यूशन हम पुट कर लें कि x² = u और y² = v, तो हमारे पास कोई ये जो इस तरह की इक्वेशन है ये क्लॉरेट्स इक्वेशन बन जाएगी। और x इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे, x डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड्स का, तो जहाँ से 2x dx = du बन जाएगा। और अगर हम y² का x डेरिवेटिव लेंगे, y डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ का, तो हमारे पास ये 2y dy और राइट हैंड साइड का dv, यानी दोनों तरफ का डेरिवेटिव लेना है। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जो है जैसे x² में x डेरिवेटिव, राइट पे u का u डेरिवेटिव, y² में लेफ्ट हैंड साइड पे y डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड पे v डेरिवेटिव, तो वो इस तरह से बनेगा। अब हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इधर से हमें dv मिल गया और इधर से हमें du मिल गया, और हम dv/du जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और जब dv/du यानी दोनों को डिवाइड कर लेंगे ना इक्वेशंस को, तो वो ये फॉर्म बन जाएगी। इस फॉर्म में से अब जो dy/dx है, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लॉरेट्स इक्वेशन में जो हमारा dy/dx था वो कौन था, वो हमारा p था, ठीक है। तो dy/dx इज़ योर p, ठीक है, वो आपका p है। तो आपने यहाँ पे जो dy/dx की फॉर्म बन रही है वो आपका p है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये बना x/y और dv/du, ठीक है। अब ये आपके पास ये फॉर्म बनी। अब आपने इन वैल्यूज़ को, जो p की वैल्यू है, इसको अगर हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करें ताकि ये क्लॉरेट्स इक्वेशन की शक्ल ले ले, तो ये x² × y - x और p
पी की जगह आपने क्या पुट करना है, पी की जगह आपने ये पूरी चीज़ पुट करनी है एक्स ओवर वाई डी वी ओवर डी यू। इसी तरह वाई पी स्क्वेयर, तो पी का स्क्वेयर है तो ये एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर डी वी ओवर डी यू का होल स्क्वेयर। इस तरह से आपने इसको पुट किया, यानी पी की वैल्यूज़ पुट की हैं आपने इस इक्वेशन में। उसके बाद हमने एक्स स्क्वेयर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और ये जो वाई इधर डिनोमिनेटर में था ये उधर जाके न्यूमिनेटर में दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाले वाई से कैंसिल हो जाएगा ना, तो डी वी ओवर डी यू इज इक्वल टू डी वी ओवर डी यू होल स्क्वेयर। और यहाँ से वाई स्क्वेयर, ये माइनस एक्स स्क्वेयर वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब वाई स्क्वेयर की सब्सटीट्यूशन हमने डाली थी, वाई स्क्वेयर था आपका वी और एक्स स्क्वेयर आपका क्या था यू, ये सब्सटीट्यूशन हमने दोबारा यहाँ पे यूज़ की है और इस तरह से ये इस फॉर्म में आ गया और दिस इज़ द क्लॉरेट्स इक्वेशन। ये अब आपकी क्लॉरेट्स इक्वेशन की शक्ल उसने इख्तियार कर ली है। और जनरल सोल्यूशन के लिए आपने जहाँ जहाँ डी वी ओवर डी यू आया है उसको कांस्टेंट कंसीडर कर लेना, दिस इज सी कांस्टेंट। तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए डी वी ओवर डी यू को सी ले लिया, डी वी ओवर डी यू का स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से हम क्या दोबारा अगेन रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे, वी हमने किसकी जगह लिया था, वी हमने लिया था वाई स्क्वायर की जगह, वी की जगह वाई स्क्वायर, और यू हमने किसकी जगह लिया था, यू हमने लिया था एक्स स्क्वायर की जगह, तो यू की जगह हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। सो ये हमारे फाइनली हमारा ये जो इक्वेशन थी, ये पहले ये हमने इसको क्लॉरेट्स इक्वेशन बनाया, ये क्लॉरेट्स इक्वेशन बनी थी और ये हमने उसका सोल्यूशन निकाला ये सब्स्टिट्यूशंस यूज़ करके, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 5.36 मैंने आपको सॉल्व कराई है। आप 5.36 की जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है और 5.37 इनको अगर आप ट्राई कर लेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरा हाल है 2-3 प्रॉब्लम्स हैं इकट्ठी, या आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए ये क्लॉरेट्स इक्वेशन को समझना भी और आसान हो जाएगा। तो अंटिल देन इंशाल्लाह कल मैं एक नया लेक्चर अपलोड करूँगी आपके लिए, तो तब तक आप इसको ज़रा समझने की कोशिश करें और इसको लिख के इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।